मौका है जब आपके सामने खड़ा होने का एक मौका मिला कि आपके साथ मैं कुछ बातचीत करूं और अपने ख्यालात रखूं। मैं फयाज़ अहमद भट्ट साहब का बहुत ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और जैसा कि आप इस पर देख रहे हैं, मूवमेंट फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी, ब्रदरहुड एंड कम्युनल हार्मनी। इससे बढ़िया और मोटो क्या हो सकता है कि जब हम किसी कॉन्फ्लिक्ट रिडन सिचुएशन में आते हैं और हम एक पीस, अमन का पैगाम लेकर आते हैं और अमन के बारे में बात करना चाहते हैं। हमारा मकसद यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इस कॉन्फ्रेंस का जो शुरुआत है उसके ऊपर बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर क्यों है। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो यहाँ की पॉपुलेशन को एक सिक्योरिटी प्रदान करना, और इसीलिए हम सब जगह पर यहाँ पर लगे हुए हैं। जब तक इस पॉपुलेशन को हम जो गन कल्चर, टेररिस्ट के डर से और उनका जो खौफ है उसको हटाएंगे नहीं, तब तक रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी जो असर पड़ता है उसको दूर करने के लिए, वो डर दूर करने के लिए हम यहाँ पर। It's a subject which catches everybody's attention today. When we talk of hate and violence, when we look at the news channels, when we pick up the newspaper, when we read anything today, it only talks of hate and violence. Be it in the Middle East, in the Arab Peninsula or North Africa. We are very fortunate that in our country that kind of violence is not seen. But that kind of violence is just across the line of control in our neighborhood. Hate, how does it arise? It basically arises from conflict and conflict situation. And conflict in human life is unavoidable. And gives importance to the Holy Quran above everything else. Adhering to the progressive Islam, one does not adopt a sectarian approach, but respectful of entire human and is least influenced by personal prejudices and gives more importance to knowledge than his own opinion. The Quran condemns prejudiced opinion that is wrong and promotes knowledge that is right. Those who have written पर आकर हमें अपने ज़रीन ख्यालात से रोशनास करें और यहाँ पर बाहरी आमून के लिए लेडीज़ का क्या रोल है, तो उससे हमें रोशनास करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन जमात, जिसमें मैं रिस्पेक्टेड अरब लीग एम्बेसडर अस्सलाम वालेकुम और जितने भी हाज़रीन जमात है, अगर एक एक का नाम लेती रहूँगी तो मामले से हट जाऊँगी। तो सबको मेरी खुशामदीद। मेरे छोटे से कश्मीर में आप लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो सब चीज़ों को छोड़ के मैं सीधा टॉपिक पे आती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, टॉपिक है पीस कॉन्फ्रेंस, अमन की कॉन्फ्रेंस। और क्योंकि मैं JNK में रहती हूँ और अपने स्टेट के बारे में ही बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस मेरे स्टेट में हो रही है, तो क्या हम पीस ला सकते हैं इस कश्मीर में बिना सेटलमेंट के? जब तक कश्मीर का इशू, जो एक पॉलिटिकल इशू है, उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक कश्मीर में अमन लाने का बात वो ऐसी बात हुई कि हमें तो सालन पकाना है और सालन पकाने के लिए हमारे पास आग ही नहीं है, तो सालन पकेगा कैसे? तो जब हमें कोई चीज़ यहाँ कायम करनी है तो उसकी जो बेसिक ज़रूरत है, अपने स्टेट में अमन को लाने के लिए बाहर के एम्बेसडर्स, बाहर के लोगों या दिल्ली वालों की ज़रूरत है। वो तो हम खुद ही ला सकते हैं, वहाँ अगर किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर आप लोगों की ताउन की ज़रूरत है तो हमें आपके ताउन की इसलिए ज़रूरत है कि आप हमारी आवाज़ उन लोग बहरे कानों तक पहुँचा सके जो इधर का दर्द नहीं महसूस कर पा रहे हैं, उन दिलों तक ले जा सके यहाँ का दर्द जो लोगों के दिलों में है, जो महसूस नहीं किया जा रहा है। हम आपको
एम्बेसडर, अपना नुमाइंदा बना के हिंदुस्तान के हर कोने, हर शोबे में भेजना चाहते हैं कि वो यहाँ के लोगों का दर्द महसूस करके वहां तक पहुंचा सके और एक आवाज पूरे विश्व में तैयार हो सके कि जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हर एक और वर्ल्ड वाइड ये फैला सके कि अब बहुत हो गया, बहुत ह्यूमन राइट वायलेशन हो गई, बहुत तंगदस्ती हो गई। अब हमें पैसों की जरूरत नहीं है, पैकेजेस की जरूरत नहीं है, हमें अमन की जरूरत है और अमन आएगा जब सेटलमेंट होगा और बिना सेटलमेंट के कोई अमन नहीं आएगा। यहाँ आप कितने ही प्रोग्राम्स कर लीजिए, कितने ही पैकेजेस भेज दीजिए, उनसे अमन कश्मीरी बिकाऊ नहीं है कि आप पैसे के जोर पे कश्मीरी के जज्बातों को दबा दें, तो ऐसा होगा नहीं। आज दब जाएंगे, कल कहीं से निकल आएंगे। और इसी तरह से हिंदुस्तान में इस वक्त कश्मीर के अंदर एक पैकेज चल रहा है, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी ऑफ मिलिटेंसी हिट फैमिलीज। उस पॉलिसी में एक उसमें उन्हीं लोगों को पैकेज मिलता है जो एक सिविलियन मरता है। उसमें जब हम कश्मीर को अटूट अंग कहते हैं और कश्मीर है, उसने सही किया गलत किया, वो मर गया, तो उसकी फैमिली का भी उतना ही हक बनता है उस पैकेज पर, मगर उस फैमिली को वो पैकेज नहीं दिया जाता। और हम देखते हैं कि जब ये होता है तो हम एक के जगह 5 जनों को खड़ा कर देते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, क्योंकि जब ये बच्चा, इस फैमिली का बच्चा देखता है कि एक सिविलियन को आप मदद कर रहे हैं, जो शहीद हो गया, उसको आप 1 लाख रुपया भी देते हैं, नौकरी भी देते हैं, और जब तक नौकरी नहीं मिलती उसके बच्चों को 750 रुपया महीना भी देते हैं। और ये जो बच्चा एक मिलिटेंट का था, मैं मानती हूँ उसने गलत मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि उसने अपने हक के लिए लड़ा। अब उसने पहले उसने बात से बोला, आपने बात नहीं लाई। मरने के बाद उसकी फैमिली को आपने कितना ऑन किया। जब अगर देखा जाए एक पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ता है कश्मीर में, अभी पंचायती इलेक्शन हुए, क्या उस वक्त उसका वोट नहीं मांगा गया? कहा कि तेरा बाप या तेरा भाई या तेरा रिश्तेदार एक मिलिटेंट था, तो इसलिए हम अब तुम्हारा वोट हमें नहीं चाहिए। उस वक्त तो सबसे पहले उसको हम लेके आते हैं। भैया हम ये नहीं करेंगे, दैट मींस वी आर क्रिएटिंग 1:5। अगर एक मिलिटेंट था, उसकी फैमिली के 5 और जनों को हम नफरत एक उसके दिल में बिठा देते हैं। उसके बाद हमारे हिंदुस्तान से चाहता है, हर बुआ चाहता है, हर बहन चाहती है। मैं जानता हूं कि वक्त के साथ साथ मेरी बहन ने खूब कहा, उसने जो बातें कही वही मुझे कहनी थी, खैर उसने कह दिया तो अच्छा कहा। अगर हम लोगों ने गलती की है, आप लोगों की नजरों में हमने गलती की है, लेकिन सोचना यह है कि वक्त की सरकार ने हमारे साथ क्या किया। मैं जानता हूं कि हमारी तादाद इस वक्त 70,000 एक्स मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में है। हमारे कुछ नौजवानों ने सरेंडर किया हर डिस्ट्रिक्ट से, हर जगह से, चाहे श्रीनगर से हो, चाहे बांडीपुरा से हो, चाहे डोडा से हो, चाहे पुंछ से हो, चाहे कुपवारा से हो। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने ऐलान किया था हम आपको नौकरी देंगे और 4 लाख रुपया देंगे। उससे पहले भी यही आलम था, बेरोजगारी का आलम था, तंगदस्ती का आलम था, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली, हालात कुछ ऐसे थे, तो उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। वो लहर ही एक ऐसी चली थी। अगर हमने गलती की तो हमें गलती की सज़ा मिली। लेकिन हिंदुस्तान में दिल्ली से आए हुए मेरे मेहमान हैं यहाँ बैठे हुए, हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा बड़ी गलतियाँ की और वो MP बन के बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं। उन्हें माफ़ हो सकता है और हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच सकती, या हमें बात करने का हक नहीं दिया जाता। ये क्या यही जमहूरियत है? दिन हमारे लिए अच्छा दिन है। मैं समझता हूँ कि मेरे कारवां में शामिल कोई कम नज़र नहीं, जो न मिट सके वतन पे वो मेरा हम सफ़र नहीं। असल में बात यह है, एक्स मिलिटेंट एसोसिएशन उन तमाम एक्स मिलिटेंटों की बात बातकारी के लिए जदोजहद करती है जितने भी जम्मू कश्मीर में है।
एक्स मिलिटेंट को समाज के दागदार सियासी सौदागरों ने अपने अपने रंग में भरकर बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं, हमें रहने के लिए न घर न सुकून। अगर दुनिया एशिया में अमन की हवा है तो उसके लिए हमारी बाज़ाबतकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपना हक चाहते हैं। पिछले 2 साल पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उसमें लिखा था, मेरे पास पेपर मौजूद है, उसमें लिखा था उसने सरेंडर मिलिटेंटों के लिए इनाम 4 लाख रुपया और नौकरी। हम चाहते हैं कि चलो वो नहीं, लेकिन तरजीह बुनियादों पर हमें सरकारी नौकरियों में हिस्सेदार बनाया जाए। कम से कम हमारे नौजवानों को एडजस्ट करो। हमें आपने पिछली साल में फेंक दिया है, कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। आप बोलते हो कल वहां से पत्थर आ रहे हैं, कल वहां से पत्थर आ रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, इस बात पे सोचो, अगर आप शाम को घर जाते हो तो आपके हाथ में एक लिफाफा होता है, उसमें 200 रुपये का फ्रूट होता है, और हमारा जो एक्स मिलिटेंट है, चाहे वो सरेंडर है, चाहे उसने जेल काटी है, जब वो घर लौटता है तो उसका हाथ खाली होता है। वो पत्थर क्या, वो कुछ भी मारने के लिए तैयार है, तुझसे 500 रुपया कोई देगा, कहेगा ये पत्थर नहीं, कुछ भी मार लो, वो कुछ भी मारेगा। कम से कम इस महाज पे सोचो, इस प्लेटफॉर्म पे सोचो, उन लोगों के बारे में सोचो। अगर 50,000, 60,000, 70,000 एक्स मिलिटेंट इस वक्त वादी कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, तो उनके लिए क्या नौकरी नहीं है? उनके लिए कोई एनजीओ नहीं है आपके हिंदुस्तान में इतनी कोई बड़ी, जो उनको रिहेबिलिटेट कर सके, जो उनके मसाइल को हल कर सके? ज़्यादा कुछ कहूँगा तो मेरे पास न सिक्योरिटी है न कुछ है, लेकिन कह दूँगा, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। मैं जानता हूँ आने वाला कल कश्मीर में अमन का कल होगा, मुझे उम्मीद है अमन ज़रूर लौटेगा। इसके साथ दिल्ली से कमेटी आती है, दिल्ली से लोग आते हैं, आग लगाई है, वही आपको जाना चाहता है। आप उन लोगों से बात करते हो जिन्हें इस माहौल का पता ही नहीं है। मैं जानता हूँ गलतियाँ हमसे हुई, इस कश्मीर को बर्बाद करने में हमारा और सुधार भी हम ही सकते हैं, अगर आप हमारा तावन दो, आप हमें कोऑपरेट करो तो। बहुत सारों से आप लोगों के दुआ। Today it is a great pleasure for us, respected dignitaries and all the elders and visitors. We have got this opportunity to perform over here, and this is a great occasion. This peace conference will be success, and without music, the peace cannot be fulfilled. So, peace, dance and music, it is a part of peace.
मैंने वहाँ भी कहा था कि खुदा अल्लाह ताला हमें अब जवानी दे, बचपन से निकाले और हम दूसरों के इशारों पर नाचना बंद कर दें, अपने भले बुरे को समझे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मैं कश्मीर के, कब हम अपने भलाई और बुराई को समझकर अपने मफादात के लिए सोचना शुरू करेंगे और कब दूसरों के इशारे पर बंद करेंगे। इस वक्त कश्मीर के मसले को उलझाने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही दो पार्टियां नहीं हैं, इसमें अमेरिका भी है, चीन भी है और कुछ दूसरे मुल्क भी हैं, जिनका मफाद है कि हम कश्मीर को उलझाए रखें और अपनी सियासत की रोटी या अपने पैसे बनाने कमाई की रोटी वो जारी रखें कि यहाँ पर अमन हो, क्योंकि अगर वो अमन हो गया तो उनकी जो पेंशन आ रही है वो बंद हो जाएगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी बात किसी को कड़वी लगे, लेकिन यहाँ पर ये सरे बाजार एक ओपन सीक्रेट है कि बहुत से लोगों को पेंशन इसीलिए मिलती है कि वो इस कश्मीर की आग को जलाए रखें। बहुत से आवाम जिनके पास मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, कई कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेता हूँ, वहाँ से आवाज़ उठती है कि अगर हिंदुस्तान में एक कानून है कि अगर किसी के पास नॉन सोर्सेज से ज़्यादा आमदनी है तो उसकी तहकीकात की जाए और उसको जब्त किया जाए। अगर वो कानून लोग चाहते हैं कि अमल हो जाए तो काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। वो कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान का अटूट अंग है तो वो हिंदुस्तान का कानून यहाँ क्यों नहीं लागू होता, हम उनका पर्दाफाश क्यों नहीं करते। मैं कई सालों से लिखता रहा हूँ अटल बिहारी जी को और मनमोहन सिंह जी को भी कि कश्मीर में पंचायती राज तो है लेकिन पंचायती राज के इलेक्शन क्यों नहीं हुई। खुदा का शुक्र है कि वो बात सुनी गई और अब कश्मीर के इलेक्शन हुए। मैं नहीं कहता कि वो मेरी वजह से हुए, लेकिन किसी की वजह से हुए, लेकिन बर्बाद कर दिया है और बर्बाद कर देंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग या हिंदुस्तान के लोग, आप क्या कहते हो, हिंदुस्तान के जो यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं, मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूँ। भारत के अंदर वोट चोरी होते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चोरी होती है, असेंबली पूरी असेंबली चोरी हो जाती है। रात को चीफ मिनिस्टर होता है, सुबह और होता है। कभी चुनाव नहीं हुए, यहाँ ताजपोशियाँ हुई हैं, ताजपोशियाँ होती है यहाँ। रात को एक चीफ मिनिस्टर होता है, सुबह दूसरा बन जाता है। असेंबली की असेंबली चोरी हो जाती है यहाँ। ये हालत है हमारी। तो इसलिए हमें अपने फ्यूचर का फैसला हमें खुद करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को बैठ कर करना पड़ेगा और हमें टॉलरेंस और एग्जिस्टेंस और जितनी भी हमारी एथनिक कम्युनिटी जहाँ रहें, हम एक अलग अलग नस्लों का एक गुलदस्ता है और हम जम्मू कश्मीर की एकता चाहते हैं। हम हिंदुस्तान की भी नाक बिछाना चाहते हैं और पाकिस्तान की भी नाक बिछाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते, हम हिंदुस्तान को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ने हमें नौकरियां दी हैं, फंड दिए हैं, हमारी रक्षा की है, जैसे इन्होंने की है वैसे ही पाकिस्तान कर रहा है। जो हमारा 17,000 किलोमीटर एरिया हो रहा है वो भी कर रहा है। हम इन दोनों देशों की नाक बचाना चाहते हैं
और जम्मू कश्मीर के लोगों की भी नाक बचाना चाहते हैं। हमारी भी इज्जत का सवाल है। अब फैसला होगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला होगा, तब जाकर शांति। ख्वाहिशें अगर घोड़े होती तो हम खूब दौड़ाते। ख्वाहिशों से शांति नहीं आती है। शांति किन वजह से भंग हुई है, उन कारणों को ढूंढना। और उसके बाद दूसरी नींव 1947 में गैर जरूरी बंटवारा हुआ। हमारा 10 लाख लोग कत्ल हुए, 10 लाख लोग कत्ल हुए, 45 लाख लोग जो है वो जख्मी हुए और 2.5 करोड़ आदमी बेघर हुआ, जो आज भी बेघर है और उस समय भी बेघर था। जो मुहाजिर पाकिस्तान में हैं और जो जम्मू में बैठे हुए मुहाजिर हैं वो हक मांग रहे हैं। आज तक लोग बेघर हैं। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लक्ष्य तय है, ये एक ह्यूमन मसला है, इंसानी मसला है और राजनीतिक मसला है। और इसमें जब तक राजनीति को पहल नहीं होगी, राजनीति की सजा हम भुगत रहे हैं। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। वो गलतियां 1947 की, वो पहले उस माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। जो माइंड सेट 1947 को हमारे बने हैं, पहले उनको चेंज करना पड़ेगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान को बैठना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर के जो नुमाइंदे हैं उनको बिठाना पड़ेगा। नुमाइंदे मेरा मतलब सरकार नहीं, जो जम्मू कश्मीर के रियल नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को, जिनके कहने पर रातों रात शहर बंद हो जाते हैं, रातों रात दुनिया बाहर आ जाती है, उन लोगों को बिठाना पड़ेगा और फिर जाकर जम्मू कश्मीर का मसला हल होगा।